अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लिनिकल पैथोलॉजी में स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी 1, ठीक है। उसमें हम स्टार्ट करेंगे डिजीज़ ऑफ चेस्ट विद नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ। तो अपने बुक का निकाले पेज नंबर 26, ठीक है। अब डिजीज़ ऑफ चेस्ट विद नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ का क्या मतलब है कि हमारे पास एक रेडियोग्राफ है, ठीक है। एक रेडियोग्राफ है जो कि नॉर्मल है, लेकिन होता नहीं है नॉर्मल। वो पेशेंट पैथोलॉजिकल होता है, लेकिन उसका रेडियोग्राफ जो है या चेस्ट एक्सरे नॉर्मल आता है, ठीक है। तो वी शुड नो अबाउट दीज पैथोलॉजीज कि हमारे पास किन ऐसी पैथोलॉजीज है जिनमें चेस्ट रेडियोग्राफ नॉर्मल आता है और होती है वो पैथोलॉजीज, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले है ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेस। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कहते हैं हम? ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं ब्लॉकेज वगैरह को, ठीक है। एंड एयरवे डिजीज, अच्छा व्हाट इज मीन बाय एयरवे? जहां हम इस चैप्टर में एयरवे का वर्ड यूज करते हैं ना, तो एयरवे का मतलब है पूरा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। साथ में हम कहते हैं कि सारा का सारा जो ब्रोंकियल ट्री है ना, वो इन्वॉल्व होता है एयरवे में, ठीक है। साथ में एल्वुलाई हो गया, यहाँ से स्टार्ट होके ट्रेकिया, ब्रोंकाइज, फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स में फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एंड देन लास्ट में हमारे पास जो है एयर सेक्स आ जाते हैं। एयर सेक्स में जो है एल्वुलाई होती हैं, एल्वुलाई में एयर होता है, ठीक है। तो ये सारा आपके पास क्या है? एयरवे। अब ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज में अगर आप सबसे पहले देखते हो तो आपके पास आती है एस्थमा, ठीक है। अब व्हाट इज एस्थमा? एस्थमा किस कंडीशन को कहते हैं? जब आपके पास यही एयरवेज, ये जिन एयरवेज की हम इधर बात कर रहे हैं, चाहे अपर एयरवेज है, लोअर एयरवेज है, अगर इनमें स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, ये नैरो हो जाते हैं स्वेलिंग की वजह से, एंड इसमें म्यूकस भर जाता है, ठीक है। एंड ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है? एस्थमा, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। ये ऐसी डिजीजेस हैं जो आपको चेस्ट रेडियोग्राफ पे नॉर्मल दिखेंगी लेकिन होती पैथोलॉजिकल हैं, ठीक है। अच्छा, एयरवे जितनी भी डिजीजेस है ना, चेस्ट के साथ जितनी भी एसोसिएटेड डिजीजेस हैं, इसमें एसओबी का पेशेंट आएगा। व्हाट इज मीन बाय एसओबी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एस्थमा के सिम्टम में जो है ना आपको एसओबी जरूर दिखेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस। अब व्हाट इज ब्रोंकियोलाइटिस? ब्रोंकियोलाइटिस का मतलब ये है ब्रोंकियोल्स की जो है स्वेलिंग, ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होगा? ये वायरल इन्फेक्शन है आपके पास, वायरल इन्फेक्शन है जिसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ना, मतलब ब्रोंकियोल्स या जितनी ब्रोंकियल ट्री है ना, ब्रोंकियोल्स होती है जिसमें वो आपके पास स्वेल हो जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशंस याद रखनी है कि ये क्या चीजें होती हैं। अच्छा, एम्फाइसीमा क्या चीज है? एक एम्पाइमा होता है, इसमें फर्क करना है। एक एम्पाइमा है पस फॉर्मेशन इन लंग, ये इम्पाइमा कंडीशन है। लेकिन व्हाट इज इन्फाइसीमा? इन्फाइसीमा जब आपके पास एल्वियोलाई या जिसको हम एयर सेक्स कहते हैं, ये डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रक्ट? मीन डैमेज हो जाते हैं, एल्वियोलाई अपना फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते, इस कंडीशन को हम इम्फाइसीमा कहते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। दोनों ही आपको चेस्ट एक्सरे पे ठीक से विजुअलाइज नहीं होंगे, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ना, ये कभी कभार कॉम्प्लिकेशन काज कर लेता है। मतलब सिवियर कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या काज करेगा? एक हमारे पास नमूनिया काज करता है, एंड सेकंड नंबर कोर पल्मोनल जो है काज करता है। व्हाट इज नमूनिया? अपने पास लिख ले, जब आपके पास एल्वियोलर वॉल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नमूनिया कहते हैं। नमूनिया इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। अब अगर नमूनिया की हम बात करते हैं ना, तो ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन दो वजह से हो सकती है। या तो बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है, और या आपके पास फंगल इन्फ्लेमेशन हो सकती है या फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। तो हमेशा याद रखिए, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दे मे बी इनिशियली सीन ऑन चेस्ट एक्सरे,
ठीक है, सिवियर कंडीशन में ये नजर नहीं आएगी, लेकिन इनिशियली आपको चेस्ट एक्सरे पे ये नजर आ सकती है बैक्टीरियल, बट फंगल आपको ना इनिशियली में नजर आती है ना लास्ट में आपके पास सिवियर कंडीशन में नजर आती है। ठीक है, दूसरी तरफ है कोर पल्मोनाल। अब व्हाट इज कोर पल्मोनाल ये हम पढ़ चुके हैं आई थिंक 4th सेमेस्टर में। कोर पल्मोनाल जो है ना ये असल में राइट हार्ट फेलियर को कहते हैं। क्या? राइट हार्ट फेलियर होता है हमारे पास। अब व्हाट इज मीन बाय राइट हार्ट फेलियर? अब कोर पल्मोनाल जो है ना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। ठीक है, जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो उसका सारा का सारा प्रेशर जो है वो राइट एट्रियम पे आएगा। ठीक है, जब राइट एट्रियम पे प्रेशर आएगा तो राइट हार्ट फेलियर होगा। ठीक है, तो कोर पल्मोनाल किसे कहते हैं? जब हमारे पास पल्मोनरी डिजीजेस की वजह से राइट हार्ट फेल हो जाए, राइट एट्रियम अपना काम करना छोड़ दें, उस पर प्रेशर ज्यादा आ जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कोर पल्मोनाल। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है स्मॉल लेजेंड्स। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा समझ लें कि लेजेंड्स हमारे पास क्या चीजें हैं। अब लेजेंड्स जो है ना कोई भी एरिया जहां पे डैमेजिंग हुई है, ठीक है, डैमेज एरिया को हम लेजेंड कहते हैं। अब वो ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है, नोड्यूल भी हो सकता है, कोई नेक्रोटिक टिश्यू भी हो सकता है, इंफार्क्टेड टिश्यू भी हो सकता है, कंसोलिडेशन भी हो सकती है, कैविटेशन भी हमारे पास हो सकती है। ठीक है, अब स्मॉल लेजेंड्स की तरफ अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम कंसोलिडेशन एंड कैविटेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंसोलिडेशन की। व्हाट इज मीन बाय कंसोलिडेशन? फॉर एग्जाम्पल ये एयर सैक है, एल्वोलाई है जिसमें आपके पास एयर है। ठीक है, ये एयर आपके पास कैसे नजर आएगा? रेडियोल्यूसेंट नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। ठीक है, जब इस एल्वोलाई में ये एयर रिप्लेस्ड हो जाए, ठीक है, किस चीज के साथ? या फ्लूइड के साथ, या पस के साथ, या ब्लड के साथ, इन तीनों चीजों में से अगर किसी एक के साथ एयर रिप्लेस्ड हुआ, एयर रिमूव हो गया, ये तीनों चीजें आ गई, देन उसको हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन की अगर हम रेडियोग्राफिक फीचर्स की बात करते हैं तो ये रेडियो ओपेक नजर आता है। ठीक है, रेडियो ओपेक, ये सारा जगह जो है जहां पे कंसोलिडेशन हुई है वो वाइट दिखेगी रेडियोग्राफ पे, चेस्ट एक्सरे पे आपके पास। ठीक है, अब ये कंसोलिडेशन कभी कभार कैविटेशन को जो है वो लीड करता है। व्हाट इज मीन बाय कैविटेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल इस जगह में कंसोलिडेशन हुई, ये वाली जगह जो है पस से भर गई। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? पस फॉर्मेशन हो गई। अब ये पस जो है ये कभी कभार ऐसे होता है कि निक्रोटिक हो जाता है, यहाँ पे जितनी भी टिश्यूज है ना वो डेड हो जाते हैं, निक्रोसिस उनमें ओकर हो जाती है। अब निक्रोसिस क्यों होती है ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इस्कीमिया होता है। ठीक है, और इस्कीमिया लीड करता है नेक्रोसिस को। ठीक है, अब यहाँ पे जब नेक्रोसिस होगा तो यहाँ पे तो टिश्यूज जो है वो सारी डेड हो चुकी है। अब इसके बाद पेशेंट कफ करता है। क्या? पेशेंट कफ अप। जब पेशेंट कफ करता है, आपने सुना होगा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें बलगम आता है, तो ये वो बलगम का जो इशू है ना ये इन पेशेंट्स में होता है। ठीक है, अब जब वो कफ अप करता है ना तो ये नेक्रोटिक टिश्यू यहाँ से वो रिमूव कर रहा होता है। ठीक है, तो मतलब ये नेक्रोटिक टिश्यू क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। अब इसकी जगह एयर आ जाती है। ठीक है, ये क्या हुआ? यहाँ पे एयर जो है वो आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे वो पस जो है वो अपनी जगह रह गई। ठीक है, ये ओपेक थी। ठीक है, मतलब रेडियो ओपेक थी। क्या मतलब है इसका? मतलब ये जगह जो है वाइट नजर आएगी आपको चेस्ट एक्सरे पे, लेकिन ये वाला एरिया जो है ना ये अब आपके पास क्या होगा? ये ब्लैक नजर आएगा। ठीक है, और ब्लैक क्यों नजर आएगा? क्योंकि यहाँ पे अब एयर फिल हो चुका है, एयर बाहर से आके जो है इसके अंदर चला गया है। इसने इस स्पेस को जो है, जो पेशेंट ने कफिंग के जरिए वो स्पेस खाली किया हुआ था, स्पेस क्रिएट किया हुआ था, अब उसमें एयर आ गया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है
कि इस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कैविटेशन। अब कंसोलिडेशन का रेडियोग्राफिक साइन हुआ कि ये रेडियो ओपेक नजर आएगा, बट इन केस ऑफ कैविटेशन हमारे पास रेडियोग्राफिक साइन ये है कि सराउंडेड स्ट्रक्चर रेडियो ओपेक होगा, या अगर हम बोले तो इकोजेनिक रिम होगा। इकोजेनिक रिम मतलब सराउंडेड व्हाइट नजर आएगा, लेकिन जो सेंटर है ना बिल्कुल इसका, ये आपके पास ब्लैक नजर आएगा, इसमें एयर फिलिंग होगी। ठीक है, तो रेडियोग्राफिक साइन अपने पास लिख के कि रेडियोल्यूसेंट एरिया सराउंडेड बाय इकोजेनिक रिम। ठीक है, ये कैविटेशन का रेडियोग्राफिक साइन हुआ। अच्छा, कैविटेशन के बारे में एक और चीज याद रखनी है कि इट्स रेडियोग्राफिक फीचर ऑफ लंग एब्सिस। पस फॉर्मेशन जब हो जाती है ना, पस फॉर्मेशन, ये जो है ना लंग एब्सिस जिसको हम कहते हैं, लंग एब्सिस इज एक्चुअली पस फॉर्मेशन इन द एल्वोलाई, कंसोलिडेशन जिसको हम कहते हैं ना, तो ये मोस्टली जो है ना कैविटेशन को लीड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गई है, ये नेक्रोटिक कंडीशन में जाएगी, देन स्पेस क्रिएट होगा और वहाँ पे एयर आएगी एंड देन वो एज अ कैविटी हमारे पास नजर आएगी। ठीक है, तो ये है लीजेंस के बारे में, कंसोलिडेशन एंड कैविटेशन के बारे में, कि ये हमारे पास क्या होंगे, नजर आएंगे। बट अगर ये कंसोलिडेटेड एंड कैविटेशन एरिया, अगर ये दोनों एरियाज हमारे पास लेस देन 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है ये चीजें कि कंसोलिडेटेड और कैविटेटेड एरिया को तो हम कहते हैं कि नजर आएंगे, लेकिन तब नजर आएंगे जब वो 1 सेंटीमीटर से हमारे पास कम हो। ठीक है, इस तरह कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, जैसे पल्मोनरी एम्बोलाई हो गया, 3rd नंबर पे है पल्मोनरी एम्बोलाई। अच्छा, हमने सीटी में ये चीज पढ़ी हुई, पल्मोनरी एम्बोलाई हम डीवीटी से काज होती है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, देन वो आके एम्बोलिज्म काज करता है, ये भी आपके पास चेस्ट एक्सरे पे नजर नहीं आएगी। ठीक है, इन्फेक्शन भी मोस्ट कॉमनली नजर नहीं आएगा, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मैंने बताया कि वो इनिशियली जो है वो सीन होगा, इनिशियली आपको दिखेगा। ठीक है, और वो भी कंसोलिडेटेड एरिया नजर आते हैं। दूसरा, अगर फंगल की बात आप करते हो तो वो तो बिल्कुल नजर नहीं आता। ठीक है, 5th नंबर पे हमारे पास है डिफ्यूज पल्मोनरी फिब्रोसिस। ठीक है, इसको आगे चल के हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे, फिब्रोसिस। ठीक है, 6th नंबर पे हमारे पास है प्लूरल एब्नॉर्मेलिटी। प्लूरा में अगर एब्नॉर्मेलिटी है ना, जैसे हमने पढ़ा है प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हमने पढ़ा है ना, जिसमें फ्लूइड आपके पास ज्यादा हो जाता है, तो वो नॉर्मली दिखता है आपके पास कि फ्लूइड एलिवेट होता है और सीपी ब्लंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्लूइड हमारे पास कम हो गया है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्राई प्लूरसिटी, ठीक है, उस कंडीशन में मतलब कि फ्लूइड कम है, वो आपको चेस्ट एक्सरे पे ठीक से नजर नहीं आएंगे। 7th नंबर पे आपके पास है मेडियास्टिनल मासेस। ठीक है, तो मेडियास्टिनल मासेस के लिए आप, मैंने पहले भी बताया था, आप जो है इसके लिए जाते हो सीटी पे। ठीक है, इसमें आपका मासेस का एक्सटेंट, लोकलाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन सब कुछ वहां पे सीटी में जो है वो आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास वो सारी डिजीजेज जो आपके पास चेस्ट एक्सरे पे नॉर्मल दिखती है, लेकिन होती है डिजीजेज, पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास टॉपिक डिजीज ऑफ द चेस्ट विद नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एबनॉर्मल चेस्ट साइन पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।